Assalamu alaikum dear students, this is Pirzada Asif, physics faculty at Sky Classes. So beta, without wasting your time, I will directly come to the topic, that is I will directly come to the chapter current electricity, and in this very chapter there are certain expected questions जो बोर्ड में आए हैं. तो पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. लेकिन इसमें मैंने एक मॉड्यूल बनाया है. मॉड्यूल के हिसाब से जो पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है दैट इज व्हाट इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर. तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इट इज स्टडीड अंडर क्लासिकल फिजिक्स, एंड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स दीज इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन टू से ये जो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, दे बिहेव एज अ गैस and we call this as an electron gas. And according to this theory, ये जो कंडक्टर होता है it is made up of free electrons and it is made up of positive kernels. इस थ्योरी को कर्नल थ्योरी भी कहते हैं. तो होता क्या है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे बिहेव एज एन इलेक्ट्रॉन गैस, एंड दिस कंडक्टर at certain temperature these electrons possess some velocity, और उस velocity का नाम है thermal velocity. तो क्या होता है बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स में टेम्परेचर की वजह से एक वेलोसिटी होती है और उस वेलोसिटी का नाम है थर्मल वेलोसिटी. लेकिन क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस थर्मल वेलोसिटी की वजह से दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. मान लो एक वेलोसिटी वेक्टर यहां से है और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है. तो होता क्या है, these electrons move in all possible directions. उससे क्या होगा, उससे इन सारे वेलोसिटीज का जो वेक्टर सम होगा that will be equal to 0. इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स के थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज लोगे that will be equal to 0. So the very first question is that अगर जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की है that is always equal to 0. So average thermal velocity of electrons inside the conductor is always equal to 0. So is it clear? सो क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि हमें देखना था एक कंडक्टर में एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी है. मैं बहुत इलैबोरेट कर सकता हूं बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम सिंस इट इज द रिवीजन कोर्स, सो यू हैव टू रिकैप्चुलेट इट एट फास्ट. सो नाउ क्या हो रहा है, ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव कर्नल्स हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स में एक वेलोसिटी है ड्यू टू टेम्परेचर, वी कॉल दैट एज थर्मल वेलोसिटी, और ये इलेक्ट्रॉन्स हर एक डायरेक्शन में चले जाते हैं. तो उससे क्या होता है, जो एवरेज निकलता है वेलोसिटीज का वो 0 निकलता है, बिकॉज यू नो वेक्टर्स जब ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज the average thermal velocity of electrons inside the conductor is always equal to 0. Let us move to the second question. Now question number 2 is what is the drift velocity? Derive an expression for it. Now मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं फिर से कंडक्टर ले रहा हूं, ध्यान रखो यहां से, और इस कंडक्टर में you know you have the free electrons now and you also have the positive kernels. Now what I am doing, मैं इस कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं. एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहा हूं और बेटा दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ एंड कर रहा हूं. Now you know this end is kept at positive potential and this end is kept at negative potential. इससे क्या होगा, इससे इस पूरे कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा. You know the direction of the electric field is along the decreasing potential, so the electric field will lie along this direction. Okay? पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा. Now tell me, अब होगा क्या इस इलेक्ट्रॉन का बेटा, एक तो ये पॉजिटिव कर्नल्स के साथ कोलाइड भी कर रहा है,
लेकिन उसके साथ साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा क्या, these electrons will experience the electric force. Now you know electrons इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, दे एक्सपीरियंस फोर्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, बल्कि किस डायरेक्शन में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में कर लेंगे. तो होगा क्या, ये जो इन पे इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ेगा, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेंगे, ये कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे. लेकिन होगा क्या, ऑन द वे they suffer collision with the positive kernels. So when they collide with the positive kernels, जो इन्होंने एनर्जी गेन की थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, वो सारी की सारी एनर्जी ये ट्रांसफर करेंगे टू द पॉजिटिव कर्नल. लेकिन आपको पता है पॉजिटिव कर्नल इज स्ट्रांगली बाउंड, सो वो एनर्जी गेन करके भी वैसे ही रहेंगे, दे विल ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी को गवाएगा. उससे क्या होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है. सो इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी भी गेन करता जाएगा और कोलिजन्स भी दिखाता जाएगा. सो इट मींस अब ये जो वेलोसिटी गेन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ये किस दौरान हो रही है, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेलोसिटी गेन कर रहा है बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स. व्हाई, बिकॉज यू नो इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड कर रहा है तब ये अपनी सारी वेलोसिटी खो जाता है, या ये अपनी सारी वेलोसिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है. सो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन ने वेलोसिटी गेन की, इट इज गेन्ड between the two successive collisions, and you know that time interval between the two successive collisions is called a relaxation time. And जो एक इलेक्ट्रॉन इस रिलैक्सेशन टाइम के दौरान एक वेलोसिटी गेन कर रहा है ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कॉल दैट एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. लेकिन बेटा क्या होगा, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो सेम नहीं होगी, और सारे इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम भी सेम नहीं हो सकता. सो व्हाट वी आर डूइंग, हम इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का एवरेज लेते हैं. क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं. सो दैट एवरेज वेलोसिटी, लेट मी राइट डाउन द बेसिक डेफिनेशन. द एवरेज वेलोसिटी गेन by these electrons when a potential difference is applied during its average relaxation time is called drift velocity. So clear? So जब भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं वेलोसिटी ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. लेकिन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो उसका एवरेज ले लो, दैट विल गिव यू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो अब आज हमें इसी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है. तो मैं क्या करूंगा बेटा, यू नो दैट फॉर एग्जांपल आई विल कंसिडर दिस इलेक्ट्रॉन. Now you know there is an equation, famous equation of motion, V is equal to U plus AT. होता क्या है बेटा, V you know it is the final velocity, U you know it is the initial velocity, A is the acceleration and T is the time. Now tell me, जो ये V1 है, let V1 is the velocity gained by electron 1 during the average relaxation time tau 1. Shall I write V1 is equal to U1 plus A times tau 1? Now what these terms basically mean, तो जल्दी से बताता हूं मैं. V1 जो है, it is the velocity gained by electron during relaxation time tau 1. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया different electrons will have the different relaxation time, और मैंने ये भी बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करता है, ये इसी रिलैक्सेशन टाइम के दौरान करता है, क्योंकि कोलिजन के टाइम वो सारी वेलोसिटी जीरो बन जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. सो व्हाट इज दिस V1? इट इज अ वेलोसिटी गेन्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम tau 1. एंड व्हाट इज दिस U1? इट इज द इनिशियल वेलोसिटी. मतलब क्या हुआ इसका,
बेटा v1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये तब आ रही थी जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की थी। u1 वो वेलोसिटी है जब आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं की थी। उस दौरान आपको पता है व्हेन कंडक्टर वाज विदाउट बैटरी देन इन इलेक्ट्रॉन्स में हां एक वेलोसिटी थी, वी कॉल दैट एज थर्मल वेलोसिटी। सो बेसिकली v1 represents the drift velocity of this electron, u1 represents the initial or thermal velocity of electron, and a is the acceleration, tau 1 is the relaxation time of electron 1. Similarly दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे, v2 is equal to u2 plus a tau 2, so on। nth इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा क्या लिखेंगे, un plus a tau n, am I right? So this is the velocity of drift velocity of different electrons। now तो क्या करेंगे बेटा, नाउ यू नो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट वेलोसिटी है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट वी कॉल दैट एज एवरेज कॉन्सेप्ट। जब वेरिएशंस बहुत कम हो आपस में वैल्यूज में तो हम उनका क्या लेते हैं, एवरेज। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनका भी एवरेज लूंगा, इनका भी एवरेज लूंगा और रिलैक्सेशन टाइम का भी एवरेज लूंगा। So what shall I do? Average, you know, sum of observations divided by number of observations. Shall I write it like this? V1 plus V2 plus V3 plus so on Vn whole divided by n. This is the average drift velocity is equal to, chalo beta, initial velocities ka average le lo. What it will be? Yes, U1 plus U2 plus U3 plus so on Un whole divided by n. Yes, this is the average thermal velocity. प्लस बेटा आपने यहां पे गौर किया होगा कि मैंने हर जगह ए लिखा, आई हैव नॉट रिटन A1 A2 A3, यू नो व्हाई, बिकॉज हर एक इलेक्ट्रॉन सेम एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। क्यों करेगा, आगे जाके मैं फॉर्मूला में आपको बताऊंगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन सेम होगी, कांस्टेंट होगी। उससे क्या होगा आपको पता है, मैं आपको तीन वैल्यूज दे रहा हूं, 1 1 1, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज, इट विल बी 1। सो जब वैल्यू सेम हो तो उनका एवरेज भी वही आएगा। सो अगर आप इन एक्सेलरेशंस का एवरेज भी लोगे वो तब भी ए ही आएगा। सो लेट मी राइट डाउन हियर ए। लेकिन बेटा रिलैक्सेशन टाइम तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के तो डिफरेंट हैं, सो मैं इनका भी एवरेज ले रहा हूं। व्हाट शैल आई राइट, tau 1 plus tau 2 plus so on tau n whole divided by n. It is like this. Now, what is this V1 plus V2 plus V3 plus so on Vn divided by n? Yes, V1 is the drift velocity gained by one electron. V2 is the drift velocity gained by the second electron. So basically, it is the average velocity of all the electrons gained during its average relaxation time. तो टाइम उतना नहीं है, मैं उतना इलेबोरेट नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो जितना मुझसे हो सका उतना मैं लिमिटेड टाइम में कर रहा हूं। So this is Vd is equal to, what is this u1? बेटा it is the initial velocity, and मैंने अभी आपको बताया कि initial velocity इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी की वजह से है। So basically this is the average of the thermal velocities। तो पहले लेक्चर पे आ जाते हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है that is equal to 0। Let us put the value here। So it will be equal to 0 plus a, and what is this tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus so on tau n divided by n? This tau 1 is the relaxation time of first electron, tau 2 is the relaxation time of second electron, so it will be the average relaxation time. Let me write down here tau. So what is the drift velocity equals to? It is equal to a into tau. And now what is this a? It is the acceleration experienced by each electron. Let us apply Newton's second law. Apply Newton's second law. You know acceleration is equal to force by mass, and each charged particle experiences the force which is equal to QE divided by m. But you know, since this is an electron, charge of the electron is E. So shall I write acceleration of each electron is E by m? Now tell me, मैंने क्यों A1 A2 A3 नहीं लिखा था? देखो बेटा, क्या हर एक इलेक्ट्रॉन पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है? हाँ। क्या हर एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेम है? हाँ। क्या हर एक इलेक्ट्रॉन का मास सेम है? हाँ। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन सेम होगी, E by m. Substitute here. So therefore drift velocity will be equal to E by m tau. This is the final concept. This is the final derivation of the drift velocity. Khatam baat, masla khatam. So drift velocity of the electrons inside the conductor depends upon the average relaxation time, which is the material property, depends upon the applied electric field. So more is the strength of the electric field, more is the drift velocity. So electronic charge and mass, this is constant. We also call it as a specific charge. खैर वहां हमें नहीं जाना है, लेकिन एक बात मैं बताता चलो, IIT में एक सवाल आया था, सिंपल सा सवाल,
तो हमें बताओ कि कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट किस वजह से है। मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, आप मुझे बताओ, अब ये जो करंट है, इज इट ड्यू टू द थर्मल वेलोसिटी, ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्यू टू द बोथ? क्या जवाब होगा आपका बेटा? बेसिकली आपने देखा कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है, सो दैट मीन्स करंट का कंट्रीब्यूशन जो है इट इज नॉट ड्यू टू द थर्मल वेलोसिटी। सो थर्मल वेलोसिटी हैज नो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द करंट, देन फिर किसका है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। So the contribution of the current is only and only due to the drift velocity, not due to the thermal velocity. Why? Because their average is equal to 0. Clear? So let us move to the next question. The next question is that define drift velocity and establish a relationship between drift velocity and electric current. आप देख लो बोर्ड में कितनी बार ये सवाल आए हैं। These are all most expected questions from board point of view. ठीक है, आप ये इंशाल्लाह अच्छे से नोट्स बनाओ, इंशाल्लाह एक भी सवाल आपको वेस्ट नहीं होगा, हर एक सोल्यूशन आपको यहां पे मिलेगा और इसके नोट साथ साथ बनाओ। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। लेट अस मेक अ रिलेशनशिप। तो क्या करेंगे? सपोज यू हैव अ कंडक्टर, ओके, let its length is L, let its cross sectional area is A, okay, and you have the free electrons inside it, and kernel theory के हिसाब से you have the positive kernels which are strongly bound, which oscillate about their mean position, but they are not free to move, they are immobile, I can say. Now मुझे बताओ क्या होगा बेटा? इसको बैटरी कनेक्ट की हमने, potential difference अप्लाई की, पॉजिटिव नेगेटिव V, so potential difference across the ends of the conductor is V. Now करना क्या है बेटा? मुझे बताओ, इसमें जो करंट होगी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों में मिसकॉन्सेप्शन है कि यहां जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास ये मेटल है, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। इफ इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, ईच कॉपर एटम हैज 29 इलेक्ट्रॉन्स। सो कैन वी कॉल दोज एंटायर 29 इलेक्ट्रॉन्स एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स? नहीं। इफ यू गो थ्रू द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कॉपर एटम, इट इज 3d10⁴s1। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है टू द कंडक्शन। सो इन अ कॉपर एटम, इन अ सिंगल कॉपर एटम, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। सो उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें मुझे करंट निकालनी है। द बेसिक रिलेशन फॉर द करंट, यू नो, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इज इट क्लियर? नाउ टेल मी, इसमें कितना चार्ज होगा? वो किसके बराबर आएगा? क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल टू NE. सो कैन आई राइट Q इज इक्वल टू N इंटू E? एंड व्हाट इज दिस N? इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Am I right? Now, मैं क्या ले रहा हूं? For example, let N represents number density of free electrons. Yes? N क्या represent कर रहा है? Number density. Number density means number of free electrons per unit volume. So small n मैंने represent की number density, और number density क्या है? Total number of free electrons present in a unit volume. Let us move to the next slide. तो क्या करेंगे? N आ गया बराबर N/V. You know this wire is cylindrical in shape and the volume of the cylinder can be written as cross sectional area multiplied by length. So small n can be written as N/Al. So n can be written as NaL. So करंट जो है वो बराबर थी चार्ज बाय टाइम। तो करंट जो है, चार्ज के बदले हमने Ne लिखा था, याद होगा आपको, आप देख लो, चार्ज के बदले Ne लिखा था, Ne डिवाइडेड बाई T। तो बेटा यहां पे क्या करेंगे? कैपिटल N जो है उसके बदले NaL लिख सकते हैं, E डिवाइडेड बाई T। बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में आंसर निकल सकता है। एक बार फिर से देखो, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। So small n represents the number density, number of free electrons per unit volume. So small n बराबर है कैपिटल N डिवाइडेड बाय कैपिटल V। तो कैपिटल N किसके बराबर आ गया? कैपिटल N आ गया बराबर स्मॉल n इंटू V। लेकिन V ये तो कंडक्टर है, ये तो वायर है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर का वॉल्यूम A इंटू L होता है। सो कैपिटल N आ गया बराबर NaL। तो करंट चार्ज बाय टाइम है, चार्ज के ये I आएगा बराबर Ne बाई T और N आएगा NaL। So what is this L by T?
व्हाट इज दिस L by T? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। बेटा ये जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट भी है, एंड यू नो एवरेज डिस्प्ले और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज द वेलोसिटी। एंड वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो करंट किसके बराबर आ गई? NAVD, और यू कैन राइट इट एज I इज इक्वल टू वेन। यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, करंट बराबर है वेन, VDANE। इट मीन्स क्लियरली current is directly proportional to the drift velocity. So more is the drift velocity, more is the current. Less is the drift velocity and less is the current. ठीक है ना? So क्या किया मैंने? करंट चार्ज पर टाइम, चार्ज N इंटू E, N बराबर आ गया NAL। तो ये वैल्यूज पुट करके हमें रिलेशन आ गई करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। नाउ इसके साथ 2 मिनट में आपको कभी एक बार बोर्ड में सवाल आया है, आप इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का के कॉन्सेप्ट से ओम्स लॉ को डिराइव करो। 2 मिनट में मैं ये डिराइव कर सकता हूं, आप नजर रखो। बेटा आपने देखा कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या रिलेशन आ गई? I इज इक्वल टू वेन। और अभी आपने एक्सप्रेशन देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो बराबर होता है E by m टाउ। Am I right? ठीक है, कंडक्टर है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की है V, इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई हो रहा है और लेंथ L है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यू नो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इट कैन बी रिटन एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। सबस्टिट्यूट हियर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आएगी बेटा? E के बदले क्या लिखोगे? V by ml टाउ। सो ये आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबस्टिट्यूट करो करंट में, तो बेटा करंट किसके बराबर आएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बदले क्या लिखना है? EV by ml टाउ, EV by ml टाउ। ठीक है, और क्या बचा यहां पे? बाकी ANE जैसे हैं वैसे रखेंगे, ANE। बेटा 2 स्टेप्स में आप ओम्स लॉ इससे डिराइव कर सकते हो। देखो क्या लिखना है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ANE स्क्वायर टाउ बाय ml इंटू V। नाउ लिसन, I को इधर ले जाओ, बाकी क्वांटिटी को इधर ले जाओ। ml बाय ANE स्क्वायर टाउ विल बी इक्वल टू V बाय I। Am I right? ml को इधर लाया, ANE स्क्वायर बाय टाउ को नीचे लाया, I को इधर लिया। नाउ सी, अगर आप, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे और मटेरियल भी फिक्स रखोगे, कोई मटेरियल या लाइक कॉपर, तो वो फिक्स किया और उसका टेम्परेचर भी फिक्स किया, तो बताओ इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? क्या दिस m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। दिस L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या ये चेंज होगी? नहीं, क्योंकि मैंने फिक्स किया एक कंडक्टर को, उसके डायमेंशंस को फिक्स रखा, उसके टेम्परेचर को फिक्स रखा। सो लेंथ भी कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो भी कांस्टेंट, बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और मटेरियल में चेंज नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट। सो दिस एंटायर क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कीपिंग द डायमेंशंस फिक्स्ड, दिस एंटायर क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। सो कैन आई से कांस्टेंट इज इक्वल टू V by I, and ratio of potential difference to the current is constant। यही ओम्स लॉ है ना बेटा, और इसी कांस्टेंट का नाम पड़ गया R, so V is equal to IR। So this is quite clear, so you can deduce Ohm's law from the concept of drift velocity। 5 मार्क का सवाल एक बार बोर्ड में आया है इस पे। so clear? so एक बार फिर से बताऊंगा मैं। I is equal to वेन, drift velocity is E by m tau, electric field is potential difference per unit length, substitute here it will be EV by ml tau, substitute here VD के बदले लिखेंगे EV by ml tau ANE। rearrange किया इनको, rearrange करके क्या आ गया? A लिखा पहले, NE स्क्वायर tau by ml into V। I को नीचे लाओ, ml को इधर लाओ, ANE स्क्वायर tau को नीचे लाओ। सो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और स्पेसिफिक मटेरियल को लेके कौन कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? M कांस्टेंट, L कांस्टेंट, A कांस्टेंट, N कांस्टेंट, E कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट। मटेरियल भी कांस्टेंट, डायमेंशंस भी कांस्टेंट रखे, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा, तब जाके ये सारा कांस्टेंट आ गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट का रेशियो जो निकला वो कांस्टेंट निकला, एंड दिस इज व्हाट ओम्स लॉ टेल्स। आप बहुतों को मिसकंसेप्शन है, ओम्स लॉ इज नॉट बेसिकली V by I is equal to R, that is basically the relationship। लेकिन ओम्स लॉ टेल्स अस दैट पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो
कुछ मेटीरियल्स के लिए, सारों के लिए नहीं, कुछ मेटीरियल्स के लिए अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. सो ये आपको ओम्स लॉ यहां से डिराइव हो गया. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is deduce Ohm's law from the, that is already derived. So now there is one more concept. थोड़ा मैं आपको बताऊं. कभी क्या आता है, यूजुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है VI characteristics of ohmic devices. तो पहले आपको पता होनी चाहिए, you know we have Ohm's law. किस किस को पता है Ohm's law क्या है? Basically Ohm's law is basically a condition. It is not a universal law. It is not obeyed by all the materials. This law basically states us that for certain materials like conductors, होता क्या है, the current or potential difference और current का जो ratio होता है that remains constant. एंड V बाय I का जो रेशियो होता है बेटा वो रेजिस्टेंस देता है. क्या देता है? रेजिस्टेंस. सो कैन आई से Ohm's law states that for certain materials like conductors, या वो materials जो Ohm's law ओबे करते हैं उनको बेटा ओहमिक डिवाइसेस भी कहते हैं. सो मैं ऐसे स्टेटमेंट बना सकता हूं, दिस लॉ states that for an ohmic devices the ratio of potential difference to the current always remain constant, keeping the temperature constant, keeping the dimensions of the material constant. So this is what is Ohm's law. लेकिन क्या होता है, इसमें एक लिमिटेशन है बेटा. Ohm's law जो है, जो ये डिवाइसेस ओबे करते हैं उन मटेरियल्स में भी अगर आपका वोल्टेज एबनॉर्मल होगा, बहुत हाई होगा, तो कंडक्टर्स भी Ohm's law ओबे नहीं करेंगे. सो एक डिवाइस होता है ओहमिक बेटा, दूसरा है नॉन ओहमिक. अगर आप ओहमिक डिवाइस को ग्राफिकली देखोगे, इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज और वोल्टेज वर्सेस करंट, यू नो दैट यहां पे करंट और वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज होगी. सो द ग्राफ विल बी लीनियर but up to certain voltage. So this is the graphical or VI characteristics of ohmic devices. These are the VI characteristics of ohmic devices. But as far as the non-ohmic device is concerned, उसमें जो ratio होता है potential difference by current, that does not remain constant. लेकिन ratio तो resistance ही देगा. तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर आपने इन मटेरियल्स में टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा, डायमेंशंस भी कांस्टेंट रखे, तब भी जो रेशियो होगा V बाय I का वो कांस्टेंट नहीं रहेगा. उसका मतलब हुआ इन मटेरियल्स में जो रेजिस्टेंस होगी बेटा वो कांस्टेंट नहीं रहेगी. दैट विल कंटिन्यूअसली चेंज. सो इट मीन्स जैसे आपने डायोड पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, you might have observed as the voltage initially increases, current linearly increases, then the stage comes when the current abruptly increases, that voltage is called a knee voltage. So क्या ये ग्राफ लीनियर आ रहा है? नहीं. So can I say that diodes do not obey Ohm's law? कैसी भी कंडीशन हो, डायोड Ohm's law obey नहीं करेगा बेटा. Is that clear? So these are the basic questions which are usually asked as far as the board point of view is concerned. So inshallah कल फिर से और एक मॉड्यूल में लेके आ रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम किरचॉफ्स लॉज, एप्लीकेशन ऑफ दीज किरचॉफ्स लॉज, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका प्रिंसिपल, वो इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. अस्सलाम वालेकुम.